ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों। हिंदी की नई वीडियो और नए जोश के साथ आगाज करते हैं। यूपी पुलिस भर्ती के लिए आपके सामने एक नया वीडियो लेके प्रस्तुत हुए हैं। देखिए, आप लोग एंजॉय कीजिए और अपने ज्ञान का वर्धन कीजिए, और साथ में दिल करे तो लाइक वाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, क्योंकि इसको बनाने में हमें और हमारी पार्टी को बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग अगर लाइक कर देंगे, थोड़ा जोश हाई हो जाएगा, हमारा भी, हमारी टीम का भी। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आपका, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है, और शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो को क्लिक किया है दोस्तों तो अंत तक देखना, क्योंकि कोई भी चीज़ टच करने से कुछ हासिल नहीं होता है। जब तक आप शुरू से लास्ट तक नहीं देखेंगे, चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक कहा जाता है ना, अधूरा ज्ञान नुकसानदेह होता है। तो अधूरा ज्ञान नहीं करना है, जो कुछ देखना है पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी की आदि जननी। हिंदी की आदि जननी क्या है? क्या है मतलब हिंदी कहाँ से प्रारंभ हुई? तो हिंदी की आदि जननी आपकी संस्कृत मानी जाती है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। हिंदी की आदि जननी संस्कृत मानी जाती है। हिंदी का विकास संस्कृत से प्रारंभ हुआ है। संस्कृत के बाद पाली, और पाली के बाद प्राकृत, लास्ट में हिंदी है। हिंदी लास्ट में है, और हिंदी जो है आपकी अपभ्रंश से आई है। अपभ्रंश से आई है। और अगर कहा जाए कि कौन से अपभ्रंश से आई है, अपभ्रंश भी कई प्रकार के हैं। तो सौरसेनी, सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा? सौरसेनी। सौरसेनी अपभ्रंश से आपके हिंदी का विकास हुआ, मतलब सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा, लिपि की आवश्यकता। लिपि मतलब जो हम लोग लिखते हैं, लिखने के लिए हमें पूछ रहा है कि लिपि की आवश्यकता किस लिए होती है? होती है मतलब किस लिए होती है? तो लिपि की आवश्यकता किस लिए होती है? बोलने के लिए, संकेत के लिए, या तीनों? नहीं, लिपि की आवश्यकता हमें बोलने के लिए नहीं है। लिपि की आवश्यकता हमें जो है लिखने के लिए पड़ती है, संकेत देने के लिए या बोलने के लिए लिपि की आवश्यकता नहीं है। लिपि लिखने के लिए ही आवश्यक होती है। तो आपका ये हो जाएगा सी। सी आंसर सही हो जाएगा।
ठीक है। मौखिक, अगर बोला जाए कि मौखिक में क्या होता है तो आप भाषा बोल सकते। नेक्स्ट, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान, हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा है? पहला किसका है? पहला या दूसरा किसका है? कमेंट कीजिए आप लोग। पहला और दूसरा कौन सी भाषा का स्थान है? तीसरा अपनी हिंदी का है। पहला किसका है, दूसरा किसका है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं देखूंगा आप लोगों का कमेंट, और नहीं तो फिर मैं बताऊंगा आपको। तीसरा अपनी हिंदी का है, और चौथा किसका है? चौथा भी बताएंगे आप लोग। चौथा किसका बताइए, कमेंट कीजिएगा। नहीं बताएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। नेक्स्ट, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? अभी देखिए, पिछले उसमें हमने बताया था कि अपभ्रंश से हिंदी निकली है। सबसे पहले संस्कृत, सबसे पहले संस्कृत आई थी, लेकिन इस क्वेश्चन का अर्थ ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद में फिर हिंदी। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सा अपभ्रंश, कौन से अपभ्रंश से, मतलब अपभ्रंश की भी कई शाखाएं हैं, तो कौन सा अपभ्रंश? तो सौर फेनी, अभी आपको बताया था मैंने, सौर फेनी। सौर फेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर और बहुत सी भाषाएं हैं विकास में, एक दो और हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग नहीं? स्त्रीलिंग नहीं है। देखो, कोई भी चीज है, जैसे हम बोलते हैं लड़का, तो लड़का को अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें क्या जोड़ देंगे? ई जोड़ देंगे। लड़की, तो ये ई और ई, ये दोनों तो हो गए स्त्रीलिंग, क्योंकि किसी भी पुल्लिंग को अगर स्त्रीलिंग में जोड़ना है तो छोटी या बड़ी ई की मात्राएं लग जाती है, तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। री भी स्त्रीलिंग में माना जाता है। ऊ, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऊ। ऊ, जैसे आप बोलते हैं रामू, श्यामू, तो ऊ क्या है? पुल्लिंग, तो ये आपका हो जाएगा ऊ। ऊ क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये तीनों स्त्रीलिंग है, तो इसमें नहीं पूछा था, स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये ही नहीं है। ये क्या है? ये पुल्लिंग है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बोल के पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या वर्ग ध्वनियां किस वर्ण में आती हैं? अब देखिए, दंत, कंठ, तालव्य, इसको मूर्धा भी कहते हैं, कहीं कहीं मूर्धा। कंठ में क्या आता है? का से लेके और गा तक, का से लेके
ये कंठ है। स्पर्श व्यंजन ये आपका वर्णमाला से है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। ता से लेके ना तक, ता था दा धा ना, ये दंत में आ जाते हैं। ता था दा धा ना, ये आ जाते हैं दंत में। और चाछा जाझा या, ये जो आपका चा है, जो आपका ये पूछा है, ये तालव्य में आ जाता है। और टाठा डाढ़ाड़ा, ये आपका वर्त या मूर्धा में आ जाता है। उसके बाद एक बच जाता है आपका, क्या बच जाता है? पाफा बाभा माँ, पाफा बाभा माँ, पा फा बा भा और मा, ये आपके आ जाते हैं ओष्ठ। तो 5 इसमें का वाले में, 5 ता वाले में, 5 चा वाले में, 5 टा वाले में, 5 पा वाले में, ये कुल मिला के 25 हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं 25। ठीक, तो आपका ये इसका तालव्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। इसको याद करने बड़ा अच्छा तरीका है। तरीका क्या है? जैसे हमारे का से शुरू होता है, वर्णमाला कहाँ शुरू होती है? का से। तो पच्चीस वर्ण हैं टोटल। का से शुरू होता है, का खा गा घा, ये क्या हुआ? कंठ। ये क्या है? कंठ। तो सबसे पहले जब आवाज निकलती है तो कहाँ आती है? कंठ। सबसे पहले व्यंजनों में क्या आता है? का खा गा घड़ा, तो कंठ से शुरू हो गया। याद करने का तरीका, का खा गा घा घा। ठीक, उसके बाद में क्या आता है? तालु। कंठ के जो आगे का भाग है उसे तालु कहते हैं। तालु में आपका ये आ जाता है, चा छा जा झा। अरे पूरा लिखने तो जरूरत है नहीं, आप लोगों को इतना तो जानते ही होंगे। ये पूरा का खा गा घा अंगा लिखा जाए हैं, तो ये आ जाता है आपका तालु। ठीक, कंठ के बाद क्या है? तालु। तालु से भी जब आगे बढ़ते हैं तो मूर्धा, जो ये हमारे तालु के बीच में ऊंचा उठा हुआ स्थान है और दांत से थोड़ा पीछे, उसे मूर्धा बोलते हैं। मूर्धा तो टा वाला आ गया, टाठा डाढ़ा अड़ा, ये आ जाता है मूर्धा। मूर्धन्य, एक मूर्धन्य सा भी होता है जिसको हम लोग पेटचिरवा सा कहते हैं। ये वाला सा, ये मूर्धन्य होता है। यही 6 अक्षर है मूर्धन्य। इसे पेटचिरवा सा भी कहते हैं। पहले जब छोटे बच्चे को पढ़ाते थे तो पेटचिरवा सा कहते थे। ठीक, उसके बाद क्या आ गया? ताथा दाधा ना, ताथा दाधा ना। देखो इसमें बीच में दा है, बीच में दा है। मूर्धन्य के बाद क्या आता है? अपना दांत का एरिया जाता है।
तो ताथा दाधा ना, इसमें बीच में दा है, इस दा से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये दंत है, और मूर्धा के बाद में दंत। एक ये सा होता है जिसको दंती सा भी पहले कहा जाता था, और एक ये सा होता है जिसको कोई कोई बड़ा सा कहता है, कोई कोई तलब्बी सा कहता है। इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसका मूर्धा है, और इसका दंत है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो गया। फिर आ गया पाफा बाफा मा, पा से लेके और मा तक, ये ओष्ठ हो गया। दांत के बाद क्या आ जाता है? ओंठ आ जाता है। तो पाफा बाभा मा, इस प्रकार से आप इसको सीरियल वाइज याद कर सकते हैं, बहुत आसान से। ठीक है, तो ये चा का उच्चारण स्थान तालब। ठीक, चलो नेक्स्ट। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या? स्वतंत्र का मतलब है इनको किसी की सहायता नहीं चाहिए। व्यंजन, अब व्यंजन में बताओ, व्यंजन क्या है? व्यंजन है जो शब्द स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जब ये सहायता ले रहा है तो ये स्वतंत्र है ही नहीं, व्यंजन कट गया आपका। अच्छा, व्याकरण, व्याकरण तो भाई स्वतंत्र है ही नहीं है, इसमें तो तमाम नियम कानून है। किसी भी लिपि को क्रमबद्ध करते हुए जब नियमों कानूनों को देखते हुए कामा, मात्रा, लय, तुक सब कुछ देखा जाता है, तो ये तो स्वतंत्र है ही नहीं। बोली, बोली तो स्वतंत्र है ही नहीं, बोली में तो किसी भाषा की सहायता ली ही जाती है। स्वर, स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक, तो इस आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट, प्राख्यात में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज होता है। उपसर्ग और प्रत्यय, ये दो ऐसे सहायक चीजें हैं जो किसी भी शब्द के आगे और पीछे लगने पर उनके अर्थ को एकदम विपरीत भी कर सकते हैं। जैसे जय में अगर परा उपसर्ग लगा दिया जाए तो पराजय हो जाता है। क्या हो जाता है? पराजय, तुरंत ही उल्टा हो जाता है। इसी तरह से बहुत से उपसर्ग हैं। तो ये बोल रहा है उपसर्ग किसमें? प्रख्यात में। अच्छा, प्रख्यात में क्या उपसर्ग है? तो ख्यात, ख्यात एक शब्द, और इसमें क्या लग सकता है? पा, पा लगा दोगे, पा लगा दोगे, पाख्यात, कुछ बनेगा ही नहीं। पर लगा दोगे, परख्यात, गलत हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। परख्यात कोई शब्द होता नहीं। तख्यात, तख्यात कुछ होता ही नहीं है, तख्यात का कोई मतलब नहीं होता। तो इसमें आपका प्राप्त लग जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएंगे। आपका लग जाएगा प्रख्यात, प्रख्यात, विख्यात, ऐसे शब्द बनता है ना, तो इसमें आपका प्रा लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, प्रमाण, प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, दूसरा शब्द आ गया। अब प्रमाण लिखा जाता है ऐसे,
अब इसमें देखो ड़ा, ड़ा तो उपसर्ग होगा ही नहीं, क्योंकि ड़ा प्रत्यय हो सकता है, पीछे है, पीछे प्रत्यय लगता है और आगे उपसर्ग लगता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि शब्दों के आदि में लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उसको यही उपसर्ग कहते हैं। और कभी कभी आता है कि शब्दों के या मूल धातु के पीछे लगने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। खैर इसमें प्रत्यय तो पूछा नहीं है, इसमें उपसर्ग पूछा है, तो आपका प्रमाण, तोड़ा तो होगा नहीं, पा होगा नहीं, पर अगर लगा दिया जाए तो परमाण, परमाण ये बन जाएगा। जबकि पूछा है आपसे प्रमाण, तो ये तीनों गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परमाण हमें नहीं लिखना है, हमें प्रमाण लिखना है। परमाण अशुद्ध हो जाएगा, तो हमें अशुद्ध नहीं लिखना है, शुद्ध लिखना है। ठीक है, इसलिए प्रापसर्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय, अभी देखिए प्रत्यय आ गया आपका। अभी हमने बताया था ना कि आदि में जो लगता है वो उपसर्ग है, और जो अंत में लगता है वो प्रत्यय है। तो मूर्खता, अब मूर्ख एक शब्द हो गया, मूर्ख क्या है, एक शब्द। अब इसमें आप देखो, अगर मुंह उपसर्ग लगा दिए, मुंह प्रत्यय लगा दिए, तो मूर्ख मुंह हो जाएगा, कुछ बनेगा नहीं। मां लगा दिए तो मूर्खम बन जाएगा। तो मूर्खम हो सकता है संस्कृत में हो, हिंदी में तो है नहीं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। आ तो मूर्खा हो जाएगा, मूर्खा भी गलत हो जाएगा। शब्द है मूर्खता, तो यहां पे ता प्रत्यय लग जाएगा। ठीक, क्या लग जाएगा, ता प्रत्यय लग जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ए सही। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय। अब इसमें तीन शब्द दिया है, छलिया, लिखाई और सुहावना। तीनों में प्रत्यय बताना है आपको। प्रत्यय कहां लगता है, लास्ट में लगता है, अंत में, अंत में प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो अब अंत में प्रत्यय लगता है, तो छलिया या यहां है, हो सकता है, या यहां पे है, हो सकता है, या यहां भी है, ये भी हो सकता है। यहां या है, तो ये तो निकल गया देश से बाहर, गलत हो गया, क्योंकि यहां पे छलिया है तो या प्रत्यय है, यहां या है तो ये भी गलत हो गया। दो तो रेस से निकल गए बाहर आपके, कौन कौन, ए और सी। ए और सी क्या हुआ, बाहर निकल गए। अब बचे कौन, ये और ई, बी और डी। तो खाई, खाई कोई प्रत्यय होता नहीं, खाई क्या होता है, कोई प्रत्यय नहीं। लिख में आई प्रत्यय होता है, या ई प्रत्यय हो सकता है। तो यहां आई था, तो ये तो पहले या से कट गया, तो अब यहां आई है तो होगा नहीं, यहां ई प्रत्यय हो जाएगा। तो आपका इस प्रकार से डी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आवना इसमें भी है, या इसमें भी है, लेकिन यहां पे खाई है,
खाई कोई प्रत्यय नहीं होता। खाई का अगर माना जाए तो खाई एक रूढ़ शब्द हो सकता है या देशज शब्द हो सकता है। शब्द के बारे में भी पढ़ाएंगे आपको। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। एक और होता है संकर। संकर शब्द माने वैसे 4 ही ये जाते हैं, लेकिन एक संकर शब्द भी होता है। संकर शब्द मतलब जहां पे 2 भाषाओं के शब्दों को जोड़ दिया जाता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल है इंग्लिश, रेलगाड़ी। गाड़ी हो गया हिंदी और रेल हो गया इंग्लिश, दोनों को मिला दिया गया तो हो गया संकर। संकर का मतलब ही होता है मिक्स। ठीक, तो इसका आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके डी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? 4 पाई। ये देखिए वही आ जो अभी हमने पढ़ाया था शब्द। 4 प्रकार के शब्द होते हैं। वो रचना के आधार पर। अच्छा, ये 3 प्रकार के शब्द अलग से आ गए। कौन से? रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। ये रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। वो जो हमने तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज पढ़ाया था वो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द। कहीं कहीं 5 भी मान लेते हैं कोई, लेकिन 5वां है नहीं, 4 ही प्रकार है। अच्छा, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जितना ये छोटा है उतना ही छोटा शब्द होता है। जैसे लोटा, ये रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो शब्द है जिनका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता, जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं होता। उनको देशज भी कहा जाता है। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द को देशज भी कहा जाता है। तो छोटा, जो बहुत छोटा शब्द हो जिनका आप संधि विच्छेद नहीं कर सकते। संधि विच्छेद कर दोगे अर्थ नहीं निकलेगा। अब लोटा का संधि विच्छेद कर दो तो लो हो जाएगा प्लस टा हो जाएगा, और इसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं। निकलेगा कोई अर्थ नहीं। तो लोटा, ये क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। 4 पाई, 4 पाई, ये क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। अब इसमें देखो रूढ़, रूढ़ लगा है ना, रूढ़, और योग का मतलब होता है प्लस। अगर बोला जाए तो योग का मतलब क्या होता है? प्लस। मैथ में बोलते हैं ना योग करो या जोड़ दो, तो जोड़ दो। योग रूढ़ का मतलब होता है जिसमें प्लस कर दिया जाए, कुछ भी जोड़ दिया जाए। जब आप रूढ़ शब्द में कुछ जोड़ दो, अर्थात इसका मतलब है कि इसका योग रूढ़ जो शब्द है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे 4 पाई, अब इसमें 4 प्लस पाई, अब ये केवल 4 अगर होता तो ये योग शब्द हो जाता, रूढ़ शब्द हो जाता। जो 4 अगर होता तो रूढ़ शब्द था। केवल पाई होता तो भी रूढ़ शब्द हो जाता। लेकिन जब इस दोनों को योग कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया? योग रूढ़ हो गया, मतलब जोड़ दिया गया। तो 4 पाई क्या हो जाएगी आपकी?
योग रूढ़ हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द के बारे में बता देते हैं। इसका आंसर तो आपको बता दिया, क्या है? योग रूढ़। यौगिक शब्द वो होता है जो बहुब्रीहि समास होते हैं, वो सब तमाम शब्द यौगिक शब्द होते हैं। जैसे गजानन, गजानन, गज के समान है जिसका आनन, अर्थात गणेश भगवान जी। तो ये क्या हो गया? यौगिक हो गया। मतलब जितने भी आपके बहुब्रीहि समास के शब्द हैं वो सब क्या हैं? यौगिक। ठीक, चारपाई क्या हो गया आपका? योग रूढ़। अच्छा, लीची, लीची किस भाषा का शब्द है? लीची किस भाषा का शब्द है? लीची आपका चीनी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा। चीनी भाषा का शब्द आपके है, उर्दू है नहीं। उर्दू शब्द कौन से? उर्दू शब्द कौन से है? आप लोग जानते हैं? उर्दू शब्द का हमें कमेंट कीजिए कि ये उर्दू शब्द हिंदी में जो प्रचलित, जैसे कफन हो गया, गबन हो गया, ये सब उर्दू शब्द। हिंदी शब्द तो आपको पता है, गाड़ी हो गया, तमाम। अब हमारे हिंदी में तमाम शब्द अंग्रेजी भाषा की, अरबी भाषा की, उर्दू भाषा की मिक्स हैं। संस्कृत, संस्कृत जो तत्सम शब्द हैं वही संस्कृत। तत् माने पुराने समय में जो सम था, जो पुराने समय के शब्द अभी भी पुराने शब्द के समान जो शब्द चले आ रहे हैं। तत् माने पहले, सम माने समान। जो पहले वाले संस्कृत शब्दों के समान शब्दों को उपयोग किया जाता है उसे तत्सम कहते हैं। तो संस्कृत शब्द था। तो ये लीची जो है आपका, ये चीनी शब्द। तमाम छोटे छोटे शब्द हैं ऐसे जो चीन के, जो हमारे यहाँ प्रचलित। तमाम ऐसे उर्दू शब्द हैं जिनका हिंदी हमें पता ही नहीं। जैसे बटन हो गया, बटन उर्दू शब्द है, इसका हिंदी पूछने लगो अच्छे अच्छे विद्वानों को पता ही नहीं चलेगा। कफन हो गया, उर्दू शब्द, इसका हिंदी ढूंढने लगोगे तो अच्छे अच्छे आदमियों को पता ही नहीं चलेगा। आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए, बताइए। चलिए, किताब किस भाषा का? अब देखिए, किताब 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 हम लोग पढ़ते हैं, बुक बोलते हैं, पुस्तक कोई बोलता ही नहीं। जो हिंदी भाषा का शब्द है पुस्तक, वो कोई बोलता ही नहीं। कोई बुक बोलेगा, कोई किताब बोलेगा। छोटे बच्चे किताब बोलते हैं, बड़े बच्चे बुक बोलते हैं। और अभी पूछे कि अगर ये बोले कि किस भाषा का शब्द है ये, तो पता ही नहीं चलेगा इनको। ये अरबी भाषा के शब्द हैं। अच्छा, छायादार शब्द, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार शब्द किसका उदाहरण है? उदाहरण मतलब किस भाषा का है, ये पूछ रहा है। तो इसमें देखिए दो शब्द हैं, एक छाया और एक दार। क्या है? छाया प्लस दार। मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पे दो शब्द जोड़े जाएं, किसी भी भाषा के हो, चाहे जिस भाषा से जोड़े गए हो, वहां पे क्या होता है? संकर शब्द। तो छाया जो है आपका, ये हिंदी है,
और दार यहाँ पे ऐसे ओ लग जाता है, ये फारसी शब्द है। तो जब दो भाषाओं के शब्द को जोड़ा जाता है तो वो संकर शब्द हो जाता है। ठीक, इसमें अब केवल अगर दार पूछ ले कि दार किसका है तो ये विदेशज हो जाएगा। विदेशज को आगत शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत। आगत मतलब होता है जो बाहर से आया, जो कहीं बाहर से आया उसको बोलते हैं आगत। तो आगत को ही विदेशज भी बोलते हैं। देशज जो अपने देश का है, छाया, इसको देशज भी बोला जा सकता है। ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपके संकर हो जाएगा। क्या है? संकर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक वो होता है जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, महसूस की जाती है, उनको भावनाएं। जैसे आदमी की भावनाएं दिखती कहाँ है? आप बहुत खुश हो तो आपके चेहरे से पता चल जाएगा, लेकिन खुशी कहीं दिखती है? दिखती नहीं। नाराजगी कहीं दिखती है? दिखती नहीं। मिठाई के अंदर मिठास है, वो भाव है, उसका भाववाचक संज्ञा मिठास होता है। ये मिठास कहीं दिखती है? दिखती नहीं, महसूस की जा सकती है। तो मनाही, मनाही मतलब मना किया गया। मनाही कहीं दिखती है? बोर्ड पे लिख दिया जाए वो बात अलग है, लेकिन मनाही कहीं से दिखती नहीं है। खुशी दिखती नहीं है, विद्वता दिखती नहीं है। किसी को देख के आप बता दोगे ये बीए पढ़ा है, एमए पढ़ा है, पीएचडी पढ़ा है, कितनी विद्वता है इसके अंदर? नहीं बता सकते। सोना, सोना क्या है? सोना जो द्रव्य है वो सोना, गोल्ड की बात कर रहा है, सोने वाला सोना नहीं कि चारपाई पे सो जाओ। चारपाई पे सोने वाला सोना ये नहीं है, ये 80,000 रुपये तोला वाला सोना है। ये क्या है? ये द्रव्यवाचक है। द्रव्यवाचक। भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ये तीनों भाववाचक है, यही भाववाचक संज्ञा नहीं। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, यही पूछ रहा है। सोना क्या है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में जितने भी धातुएं, तरल पदार्थ, वो सब द्रव्यवाचक में आते हैं। कोई भी धातु है वो सब द्रव्यवाचक में आता है। कोई भी तरल पदार्थ है, पानी है, सोना है, तेल है, वो सब द्रव्यवाचक में आते हैं। ठीक, ओके। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्या बोल रहा है? कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधित, क्रोधी और क्रुद्ध और क्रोध, इनमें से संज्ञा क्या है? कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। क्रोधित संज्ञा है नहीं, सर्वनाम हो सकता है, वह क्रोधित है, क्रिया हो सकती है, क्रिया विशेषण हो सकता है, लेकिन संज्ञा नहीं हो सकती। क्रोधी, वह क्रोधी है, वह बहुत क्रोधी आदमी है, एक गुण हो सकता है उसका। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोध एक संज्ञा है। क्या है? क्रोध एक संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये आपका जो है क्रोध एक संज्ञा है। ठीक, ओके। नेक्स्ट, रात का पर्यायवाची शब्द चुने। ये रात और एक का अलग अलग,
ठीक है, रात वो एक में ही लिख रहा है, रात। और रात का पर्यायवाची, वो रात का बोल दो, बोलो कैसे राक्षसी का नाम आ गए तो रात का राक्षसी थी एक, तो ये राक्षसी का नहीं, ये रात यानी निशा। ये रात में जो सोते हैं ना हम लोग, उस रात का पर्यायवाची पूछ सकता है। तो ये क्या है, पयस। पयस तो होता नहीं। अमी, अमी तो अमृत को बोलते हैं, तो ये होगा नहीं। धाम, धाये धाम काम सब त्यागी, धाम माने घर होता है अवधी भाषा में। पयस दूध को भी कहा जाता है, पय समान औषधि नहीं, पयस दूध को भी कहा जाता है, पानी को भी कहा जाता है। तो जब ये तीनों नहीं हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नहीं पता है तो ऐसा ढूंढा जाता है कि कौन नहीं है। तो अगर तीनों नहीं है तो चौथा अपने आप से त्रिमाय, त्रियामा। त्रियामा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमीय का अमृत होता है, जानते ही होंगे आप लोग। धाम का घर होता, कहीं कहीं मंदिर को भी धाम बोलते थे, कहीं कहीं तीर्थ स्थान को भी धाम बोल देते हैं। तो इस तरह से आपका पयस का दूध बताया ही आपको, त्रियामा हो जाएगा आपका। गोबर का तत्सम, गोबर क्या गुब्बर हो जाएगा या गुरबर हो जाएगा या गहर हो जाएगा? गहर कोई शब्द ही नहीं होता, गुब्बर कोई शब्द होता ही नहीं है, गुरबर कोई शब्द होता नहीं। तो गोबर का क्या हो जाएगा, गोमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोमय। गोबर का गोमय। निम्न में संज्ञा शब्द, सभा। सभा क्या कोई संज्ञा है? सभा कोई संज्ञा है क्या? गहरा, मतलब समुद्र बहुत गहरा है, तो गहरा कोई संज्ञा हो सकती है क्या? समुद्र का गुण है ये। पतला, वह बहुत पतला है, वह बहुत मोटा है, तो उसके गुण हो सकते हैं। हरा, घास हरी है, घास काली है, घास नीली है, उसका वस्त्र हरे है, तो ये क्या कोई संज्ञा है? वो कौन सी संज्ञा है इसमें बताइए आप लोग। सभा, गहरा, हरा, पतला, ये तीनों संज्ञा नहीं है। संज्ञा क्या है? सभा है। कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। अगर अभी तो संज्ञा ही पूछा है, अगर पूछे कौन सी संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा, इसमें कौन सी? क्योंकि सभा एक आदमी से नहीं लग सकती है। सभा का मतलब ही है कि वहां पे समूह इकट्ठे, कई लोग। गाय कौन सी संज्ञा है? अब देखिए इसमें चार संज्ञाएं दे रखा है। गाय कौन सी संज्ञा है? भाववाचक नहीं, भाववाचक तो है नहीं। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक तो है नहीं। द्रव्यवाचक में तो हमने द्रव्य बताया था आपको, सोना चांदी हीरा पानी तेल दूध, ये है द्रव्यवाचक। भाववाचक में जहाँ भावनाएं होती है, मिठास खटास बुढ़ापा जवानी, ये भाववाचक में। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में क्या होगा? जहां पे एक व्यक्ति की, एक व्यक्ति की जहां वो की जाए, जैसे
अगर बोल दे कपिला गाय, कपिला गाय, तो कपिला गाय होता तो ये व्यक्तिवाचक में हो जाता। लेकिन गाय एक जाति है, इसमें बहुत सारी गायें हैं, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जाति मतलब जहां पर एक जाति का, बहुत सारे लोगों का, गाय हो गया, भैंस हो गया, पेड़ हो गया, मनुष्य हो गया, स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, पुरुष क्या एक ही है, बहुत से पुरुष है, अध्यापक हो गया। तो इस प्रकार से जहां एक जाति का, एक समूह के कम बहुत सारे लोगों का ज्ञान हो, वहां पे जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इंडिविजुअल, उस व्यक्ति का पता होना चाहिए। जैसे कपिला गाय, अब यहां एक ही गाय का पता चल रहा है, कपिला गाय। धर्मेंद्र, जितेंद्र, राकेश, रमेश, रीता, राधा, ये व्यक्तिवाचक हो गए। ठीक। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किससे, किस रूप में परिवर्तित हो रही है। अब देखो गांधी, गांधी ठीक नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा गांधी जी लिख दिया जाए, गांधी जी है, थोड़ा सा इज्जत देना चाहिए, राष्ट्रपिता है भाई। अच्छा, अब गांधी जी तो महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये महात्मा गांधी अगर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, तो ये तो हो गए व्यक्तिवाचक। ये तो हो गए व्यक्तिवाचक। अब इसमें देखो कहां कहां है, तो ये भाववाचक से जातिवाचक, ये गलत हो गया आपका। ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, ये भी गलत हो गया। अब व्यक्तिवाचक से भाववाचक, तो पहला तो व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक से दो। ठीक। अब बोल रहा है कि क्या कहा गया, राष्ट्रपिता कहा गया। तो राष्ट्रपिता क्या है, राष्ट्रपिता क्या है, एक भाव है, भावनाएं, कोई जाति नहीं है। बहुत सारे राष्ट्रपिता आज तक नहीं हो पाए हैं। ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो रहा है। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपिता आज तक भारत देश में एक ही हुआ है। अगर कई राष्ट्रपिता हो गए होते तो फिर ये जातिवाचक में आ सकता था, लेकिन कई हुए नहीं, एक ही हुए। राष्ट्रपिता बोल दोगे अपने आप, महात्मा गांधी आदमी समझ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। अनल का पर्यायवाची, अब देखिए नया चैप्टर आ गया, अनल का पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची अनल, अनल का क्या होता है, अनल मतलब आग होता है। आग का तत्सम रूप क्या होता है, अग्नि होता है। नलकूप, अब अग्नि है तो नलकूप थोड़ी हो जाएगा। अनिल, अनिल का पानी होता है। धूमिल, धूमिल का धुंधला होता है। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका, अग्नि सही हो जाएगा। अनिल का क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। नलकूप, नलकूप आप लोग जानते ही हो, जिसको पंपिंग सेट या बोरिंग कहते हैं। और धूमिल का धुंधला होता है। धुंधला जब साफ दिखाई नहीं देता है तो धूमिल बोलते हैं, धुंधला बोलते हैं। नलकूप को पंपिंग सेट या जो बिजली से चलता है उसको नलकूप बोल दिया जाता है, और जो इंजन से चलाते हैं उसको पंपिंग सेट बोल दिया जाता है। ठीक है। तो आपका इसका डी हो जाएगा आंसर सही। ठीक। क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा।
तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, तद्भव एक तत्सम होता है। तत्सम का अर्थ है तत्सम, मतलब यह है उसके समान है, उसके किसके, संस्कृत के जो शब्द होते थे उसके समान जो होता है वो तत्सम होता है। और तद्भव मतलब उससे ये हुआ है, उसके समान नहीं है, उससे परिवर्तित हो गया है, विकृत रूप है। तो जो विकृत रूप है वो हो गया तद्भव। तद्भव, ठीक। तो तद्भव हो गया, उससे क्या हो गया, विकृत रूप। अब वेदना, वेदना क्या है, ये एक तत्सम शब्द है। वेदना का तद्भव क्या होता है, दर्द होता है। बोला है उसके दर्द हो रहा है, ठीक है। वन, वन का वन होता है, वन होता है या जंगल होता है। ठीक है। वामन का कोई कोई बामन बोलता है, बावन, बावन। वामन भगवान, वामन भगवान जो विष्णु जी के अवतार हुए थे उसकी बात ही कर रहा है, लेकिन अभी क्या बोलते हैं उसको, बामन भगवान। किसी से बोलोगे तो बामन भगवान। और ये बेर क्या है, ये ही तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है, बैर, बैर। रामायण में लिखा है ना, सबरी के बैर खाए, वही बैर है। वो बैर नहीं है दुश्मनी वाला। भयानक रस का अस्थाई भाव, देखिए रस आ गया। रस कितने हैं, रस कितने हैं, रस इस समय 11। और तो अस्थाई भाव कितने होंगे, अस्थाई भाव भी 11 होंगे। लेकिन संचारी भाव कितने हैं, संचारी भाव 33। संचारी क्या है, संचारी भाव कितने हैं, 33। और अस्थाई भाव कितने हैं, 11। और रस कितने हैं, वो भी 11। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं बोलता कपिल मुनि के अनुसार कितने रस। तो कपिल मुनि के अनुसार, कपिल मुनि के अनुसार रस 8। ठीक है, कितने हैं, 8। बाकी आपसे पूछे तुलसीदास के अनुसार या सूरदास के अनुसार तो 11 है। और वैसे भी पूछ ले, किसी का नाम ना ले तो भी 11। ठीक है। अच्छा, भयानक रस, भयानक रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है, तो क्या इसमें तो आंसर जो है क्वेश्चन के अंदर ही है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। उत्साह किसका होता है, उत्साह कहाँ होता है, बीज रस में। क्रोध होता है रौद्र रस में। ठीक। विस्मय, विस्मय कहाँ होता है बताइए। विस्मय का आप लोग में कमेंट कीजिएगा। और इसका भयानक का भय होता है, क्या होता है, भय होता है। ठीक।
बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा, रेखांकित शब्द की संज्ञा, ये इसे आप रेखांकित कर दो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? बुढ़ापा समूहवाचक हो जाएगा क्या? बुढ़ापा कोई समूह है? 100-200 बुढ़ापा कहने से पता चल जाएगा कि 100-200 आदमी बुढ़े वहां खड़े हैं? नहीं, समूहवाचक होता है कक्षा, भीड़, ये होते हैं समूहवाचक। व्यक्तिवाचक राम, श्याम, ये होते हैं व्यक्तिवाचक। जातिवाचक जैसे गाय, और बकरी, पेड़, ये हो जाते हैं जातिवाचक। बचा क्या? भाववाचक, यही आपका आंसर हो जाएगा, भाववाचक। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, भाववाचक संज्ञा। चलिए, हास्य रस का अस्थायी भाव। हास्य रस, अभी देखिए इसी में आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। कमेंट कीजिए आप लोग, क्या रौद्र है? रौद्र तो है नहीं। रथ, रति है? रति भी नहीं है। रथ किसका है? श्रृंगार रस का है, श्रृंगार का है रथ। विभत्स, जुगुप्सा, रौद्र, क्या बचा? हास, हास्यरस। ठीक है, हास्यरस। अंधों में, अंधों में क्या होता है? बोलते हैं गांव में, अरे तुम बड़े जो है अंधों में कनवा राजा बने हो। तो कनवा का मतलब काना। अंधों में मतलब जहां लोग कुछ ना जानते हो वहां थोड़ा बहुत जानने वाला ही विद्वान हो जाता है। लंगड़ा राजा नहीं होगा। अंधों में लंगड़े क्या जरूरत है? पहलवान, अंधों में पहलवान की क्या जरूरत है? अंधे भी पहलवान हो सकते हैं। चतुर, चतुर का कोई है ना, ये एक लोकोक्ति है, तो लोकोक्ति को लोकोक्ति के शब्दों से ही पूरा करना है, दिमाग नहीं लगाना है वहां ज्यादा। अंधों में काना राजा। ठीक है, ग्रामीण का संज्ञा रूप, ग्रामीण का संज्ञा रूप, ग्रामीण का ग्रामीण ही लिख दिया है तो क्या ग्रामीण ही हो जाएगा? नहीं, ग्रामीण नहीं होगा, गलत। ग्राम हो जाएगा क्या? नहीं, ग्राम नहीं होगा। ग्राम तो उसका नाम हो जाएगा। ठीक, ये दोनों एक ही हो गया है तो ये भी गलत। ग्राम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम्य हो जाएगा। ग्राम्य क्या है? एक तत्सम रूप और जो कि संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, अभी आपका यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे आप लोग, नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। और पुलिस के एग्ज़ाम होने तक ये वीडियो कंटिन्यू चलती रहेगी और कोशिश करेंगे हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाए।
अच्छी तरह से कराया जाए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए जाए, जो कि आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिले। और अगर आप एक वीडियो 3 से 4 दिन देख लेंगे तो आप यकीन मानिए आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन अपने में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर जय हिंद, जय भारत।